तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और पूरी क्राइम तक फैमिली को आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। एक तो छुट्टी भी है और ईद की खुशी। आज मैं भी सुबह से लेके दोपहर तक, बल्कि 4 बजे तक घर पे और बाकी भाई बहनों और तमाम रिश्तेदारों से मिल रहा था। त्यौहार के वक्त मौका एक ऐसा होता है जब आप जिन लोगों से बहुत बहुत टाइम से नहीं मिलते हैं तो मुलाकात हो जाती है, बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। तो इसी बहाने ये एक अच्छी चीज़ होती है। तो यही कुछ हुआ। उसके बाद फिर ये था कि आज की कहानी सुनाऊं ना सुनाऊं, गोली दूं, क्या करूं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, कहानी सुनानी चाहिए और मौका था, क्योंकि कुछ और भी शूट अधूरे थे, उनको पूरा करना था। तो इसीलिए आज ईद के दिन भी, हालांकि मुझे याद है आज कायदे से बकरीद है, ईद के दिन भी कहानी थी और इस बार बकरीद पे भी, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें भी हैं, आप बहुत जगह जा नहीं सकते, घुल मिल नहीं सकते। तो कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें, सारे त्यौहार, सारी खुशियाँ मनानी पड़ रही हैं। ये एक अजीब दौर है, लेकिन इसी बहाने चलिए कम से कम कहानी का सिलसिला भी जारी है। तो आज की कहानी जो है वो कल का एक्सटेंशन है। कल आपको मैंने पूरी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी और बाकी सारी चीज़ों की बताई थी, लेकिन एक जो अहम चीज़ है, ये पूरा मामला सामने कैसे आया। आखिर एक इतना करोड़पति इंसान, जिसके करीब कहते हैं 2600-2800 करोड़ रुपए का मालिक है वो, कई सारी कंपनियां हैं, कई कंपनियों के डायरेक्टर, राज कुंद्रा। तो वो ये अश्लीलता और पोर्न फिल्में और इन सारी चीज़ों में कैसे वो शख्स इसमें उतर आया। दूसरा सवाल बहुत सारे लोगों का था कि क्या शिल्पा शेट्टी को इस बात का पता ही नहीं है, जानकारी नहीं थी कि उनका पति कौन कौन से बिज़नेस कर रहा है, कौन कौन से धंधे कर रहा है, और अगर नहीं है तो वो मानने को तैयार नहीं है। तीसरा, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल जो इस मामले की जांच कर रही है, जिसने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया, उस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आया शिल्पा शेट्टी को लेकर। चौथी चीज़, आखिर ये खुलासा हुआ कैसे, ये पूरी कहानी कब सामने आई, कब पुलिस को लगा, कब मामला दर्ज हुआ, कब जांच की गई, जांच की शुरुआत कैसे हुई, और इस पूरी कहानी की पहली कड़ी कौन है, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखूंगा। बात इसी साल जनवरी की है। कोरोना का कहर लगभग कम हो चुका था, ज़िंदगी ढर्रे पे शायद वापस आ रही थी, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च के करीब आसपास हम लोग एक तरह से कोरोना को भूलने लगे थे, क्योंकि केसेस कम हो गए थे। और उसी दौरान में बहुत सारी चीज़ें खुली, लॉकडाउन हटा, लोग ऐसा लगा कि अब अपनी रूटीन ज़िंदगी जिएंगे, तो सारे धंधे भी शुरू हुए, दुकानें भी खुली, शूटिंग भी शुरू हुई। फिल्म इंडस्ट्री की शूटिंग ठप पड़ी थी, वो भी शुरू हो गई। जनवरी में कई फिल्मों की शूटिंग चल रही थी मुंबई में, और मुंबई में जो फिल्म की शूटिंग होती है, ख़ास जो लोकेशन है, एक मड आइलैंड है, मड आइलैंड जिसको कहते हैं, ये वेस्ट मलाड के पास है, मुंबई का बाहरी इलाका है। और इस इलाके में बहुत सारे बंगले हैं, कई 100 बंगले हैं, जिनमें बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, बहुत सारे रियलिटी शोज़ की शूटिंग होती है, बहुत सारे सीरियल्स की शूटिंग होती है। और इस मड आइलैंड में इस शूटिंग को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गवाह हूँ, इसलिए कि मैंने कई ऐसे जो सीरियल थे, चाहे वो क्राइम पेट्रोल हो, सावधान इंडिया हो, या फिर कॉमेडी बचाओ, एक बार जब मैं गया था, तो इन सारी चीज़ों की शूटिंग उसी तरफ हो रही थी। बल्कि क्राइम पेट्रोल में तो मैं बहुत लंबे अरसे तक रहा शूटिंग की, और ये सारी शूटिंग क्राइम पेट्रोल की जो एंकर लिंक होती है और बाकायदा उसकी जो पूरा ड्रामा जो शूट होता है वो मड आइलैंड में होता है। वहाँ के अलग अलग बंगले हैं। मड आइलैंड बहुत ही खूबसूरत जगह है, समंदर का किनारा है, जंगल है, और जंगल के अंदर अंदर सारे अलग अलग बंगले बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपने बंगले बना रखे हैं और वो सिर्फ शूटिंग के लिए उसको किराए पे देते हैं, और अच्छा खासा एक दिन का किराया है। तो ये पूरा शूट चलता है वहाँ पे। जनवरी में कुछ मड आइलैंड में ऐसी बाकी सीरियल, और अब तो OTT प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज़ आ रही है उसकी शूटिंग की बाढ़ आ गई है, तो वहाँ ये सारे शूट चल रहे थे। जब मैं क्राइम पेट्रोल का शूट कर रहा था तब भी मैंने देखा कई OTT की सीरीज़ जो है वहाँ पे शूट चल रहे थे, और कई एक्टर और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनसे मुलाकात भी हुई इसी दौरान में, क्योंकि बंगले सारे आसपास में। तो बात 2021 जनवरी की है। मड आइलैंड में ऐसे ही कुछ बंगले में शूट चल रहा था, और इस शूट में अलग अलग कहानी थी, और ये कहा गया था कि OTT प्लेटफॉर्म पे ये सारी सीरीज़ आएगी। ऐसी ही एक शूट में एक लड़की, एक एक्ट्रेस शूट कर रही थी।
मड आइलैंड में जब वो शूट कर रही थी उसको बताया गया कि ये तुम्हारी जो सीरीज़ है ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी। बाकायदा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसे स्क्रिप्ट दी गई, डायलॉग दिए गए, सब कुछ ठीक था। अब जब वो मड आइलैंड में उस बंगले में एक दिन शूट करने के लिए पहुंचती है तो कहानी के हिसाब से उसे जो मालूम था, जो उसे स्क्रिप्ट दी गई थी, वो वहाँ जाती है तो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि पूरी कहानी ही पलटी हुई है। जो उसे स्क्रिप्ट दी गई थी वो उस स्क्रिप्ट में जो सीन थे, जो डायलॉग्स थे, वो सब बदल दिए गए थे एंड टाइम पर। और उसमें बहुत ही उस तरह के सीन थे जो उसकी नज़र में अश्लील थे। अब उसने कहा कि आपने तो पहले हमें ये कहा था, लेकिन यहाँ पे तो कहानी बदल गई, स्क्रिप्ट बदल गए हैं, डायलॉग बदल गए। तो जो डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर, सारे लोग वहाँ पे थे, स्क्रिप्ट राइटर भी वहाँ थे, डायलॉग राइटर भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये कहानी के हिसाब से चेंज किया है। अब उस लड़की ने मना किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये पूरा शूट जो है हमने, क्योंकि एक बंगले का किराया है, फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लाइटमैन, साउंडमैन, स्क्रिप्ट राइटर, सभी का पैसा खर्चा है। तो अब अगर आप मना करोगे तो एक काम करो, आप इन सब के पैसे दे दो, उसके बाद आप मत करो शूट। अब उस लड़की ने कहा ये तो गलत है। कुछ हज़ार रुपये में उस लड़की को हायर किया गया था इस सीरीज़ के लिए, और उसको ये कहकर कि OTT पे जाएगा, मतलब नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, MX पे, सोनी लिव पे, कोई भी हो सकता है। तो उस लड़की ने मना कर दिया। कहानी यहीं से शुरू हुई। फिर उसने देखा कि उसके बहुत सारे कोलीग ने भी समझाया, पर उसने कहा कि वहाँ पे उस तरीके की शूटिंग हो रही थी जो उसके हिसाब से एक तरह से पोर्न फिल्म थी। वो लड़की वहाँ से निकलती है और मुंबई पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करती है कि उसके साथ धोखा हुआ। उसे बताया गया था कि OTT के लिए एक सीरीज़ बन रही है और उसमें उसको कास्ट किया गया था, लेकिन जब वो शूटिंग पे पहुंची तो स्क्रिप्ट बदल गई, डायलॉग बदल गए, सीन बदल गए, और उसे इस तरीके से ये शूट करने के लिए कहा गया और उसने मना कर दिया। उन्होंने पैसे भी नहीं दिए। पुलिस ने 420 का केस दर्ज किया और कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इस लड़की से फिर पूछताछ हो चुकी थी। उसी लड़की की पूछताछ के बाद 4 फरवरी को इसी साल मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम को खबर मिलती है उसी लड़की के ज़रिए कि मड आइलैंड में उसे एक बंगले में इसी सीरीज़ के नाम पे एक शूट चल रहा है, लेकिन ये शूट जो है वो एक तरह से पोर्न फिल्म जैसा शूट है, अश्लीलता। तो अगर आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। अभी तक सिर्फ लड़की का बयान और गवाही थी। अब पुलिस के पास एक टिप ऑफ मिला कि ऐसा शूट है। अगर पुलिस वहाँ पहुँचती है और रेड हैंड, रंगे हाथों पकड़ लेती है तो फिर केस मजबूत होता। क्राइम ब्रांच की टीम ने बिना वक्त ज़ाया किए हुए मौके पे जाने का फ़ैसला किया। इसके बाद 2 इंस्पेक्टर और उनकी निगरानी में कुछ लोग, पुलिस वाले, उस ख़ास बंगले पर पहुंचते हैं और वहां दबिश डालते हैं, छापा डालते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उस बंगले के अंदर एक बेडरूम में बाकायदा एक सीन फिल्माया जा रहा है, जिसमें एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, और वो बिल्कुल एक तरह का हॉट सीन या न्यूड सीन, क्योंकि अब इसके भी बीच में बड़ी बारीक लकीर सी आ गई है। ये इसका आगे मैं बताऊँगा आपको। तो पुलिस ने वो सारी चीज़ें देखी। फिर वहाँ पे ये भी देखा कि कुछ IT टाइप के जो मोबाइल ऐप है और उस पर वो लोग भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मशीनें हैं। तो वहाँ पे पुलिस ने रंगे हाथ उन लोगों को पकड़ा और उसके बाद जो सारे सामान थे उसको ज़ब्त किया, मशीनें ज़ब्त की, और फिर पूछताछ शुरू हुई। इस पूछताछ के बाद, ये 4 फरवरी की बात है, उन लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। करीब वहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके ज़रिए एक नाम आया उमेश कामत। उमेश कामत को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई क्योंकि उसका पूरा शूट से डायरेक्ट लिंक था। उमेश कामत के ज़रिए फिर एक नाम आता है गहना वशिष्ठ, एक एक्ट्रेस है और कई ऐसे सीरीज़ में काम किया है, सोशल मीडिया पर भी हैं। तो गहना वशिष्ठ का नाम इसलिए आया कि ऐसा पता चला कि कई ऐसी शूट हो चुकी है, शूटिंग, जिसमें गहना वशिष्ठ ने बाकायदा रोल किया, और ऐसी कई फिल्मों की शूटिंग की जो फुटेज है वो उन्होंने कामत तक पहुंचाया है, 5-6 कम से कम। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम 6 फरवरी को गहना वशिष्ठ को उठा लेती है, उनसे पूछताछ करती है और फिर उनको इसी एक्ट के तहत IT 67A जेल भेज देती है। 6 फरवरी को वो जेल गई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, करीब 4 से 5 महीने गहना वशिष्ठ जेल में रही। उसके बाद आप बेल पे बाहर हैं। तो खैर, गहना वशिष्ठ तक पहुंची पुलिस, कामत पहुंची। कामत जो है एक बंदा जो पकड़ाया और बाकी स्टाफ पकड़ा। अब पुलिस पूरी जांच कर रही है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने पाया कि OTT के नाम पे, वेब सीरीज़ के नाम पे अश्लीलता परोसी जा रही है।
अब पुलिस के सामने डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था, स्क्रिप्ट राइटर भी था, एक्टर भी थे, एक्ट्रेस भी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था और एक कड़ी भी थी बीच की कामत। लेकिन अब सवाल ये था कि ये लोग काम किसके लिए कर रहे हैं। दबी जुबान में नाम आया राज कुंद्रा का, और ये नाम आया उनके कई स्टाफ के ज़रिए, लेकिन राज कुंद्रा के खिलाफ डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं था। तब पुलिस ने उमेश कामत को घेरा, ज़ीरो इन किया, क्योंकि वो इनमें सबसे पावरफुल था। फिर उससे पूछताछ की। तब उमेश कामत ने कहा कि मैं राज कुंद्रा के लिए काम करता हूँ और ये सारी जो फिल्में हैं इसको वी ऐप के ज़रिए फिर मैं यहाँ से एक लंदन में कंपनी है उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ सारे फुटेज, और वो वहाँ से सोशल मीडिया पे इसको अपलोड कर देता है। अब सिर्फ कामत के कहने पे पुलिस राज कुंद्रा जैसे शख्स पे हाथ नहीं डाल सकती थी। बिजनेसमैन, बड़ा नाम, बड़ी हस्ती, शिल्पा शेट्टी के पति, 2600-2800 करोड़ के मालिक। तब क्राइम ब्रांच ने खामोशी के साथ अपनी जांच जारी रखी। दो चीज़ों का पता करना था क्राइम ब्रांच को इस पूरे केस में। पहला, ये सारी चीज़ें बनाता कौन है, प्रोड्यूस कौन करता है, और दूसरा, इसको टेलीकास्ट अलग अलग जो चैनल हैं, ऐप्स हैं, OTT पे, इसको कौन करता है। तो दो चीज़ों को पुलिस को ये पता करना था। एक तो प्रोड्यूस करने वाले का नाम और दूसरा ब्रॉडकास्ट करने वाला। इन दोनों में कौन लोग हैं। कामत ने इस बारे में जानकारी दी कि वो राज कुंद्रा के कहने पे इसे प्रोड्यूस करता है और फिर एक कंपनी है लंदन में वहीं रजिस्टर्ड है, वो वहाँ भेजता है इसको। UK प्रोडक्शन हाउस है UK की, और वहाँ से ये सारी चीज़ें अपलोड होती हैं। अब राज कुंद्रा का नाम आने के बाद क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के बारे में घेराबंदी शुरू की। इसके बाद सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाने शुरू किए, पेमेंट, पैसे कैसे, सारी चीज़ें, मैसेजेस, चैट्स जो कामत के थे और दूसरे लोगों के बीच में थे। तो वो सारी चीज़ें अब पुलिस ने एक एक करके टटोलना शुरू किया। शुरुआत में जो पुलिस को कामयाबी मिली वो मिली व्हाट्सएप चैट के ज़रिए, जो कामत के अलावा कुछ और लोग थे और उसमें राज कुंद्रा भी इन्वॉल्व थे। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर ये चैट बनी। इस चैट के बाद आगे क्या सबूत मिले वो आगे बताएंगे। इस चैट में एक 18 नवंबर के चैट थे। इसका मतलब था ये काम बहुत पहले से चल रहा था। इसमें राज कुंद्रा लिखते हैं व्हाट्सएप चैट पर कि प्लान बी शुरू होते ही ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ्तों में नया एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉयड पर लाइव हो जाएगा। इस पर हॉटशॉट डिजिटल में डिजिटल मार्केटिंग करने वाला उनका एक एम्प्लॉय रॉब है, वो जवाब देता है कि जब तक नया ऐप नहीं आ जाता तब तक हम सारी बोल्ड फिल्मों को डीएक्टिवेट कर देते हैं और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को रीस्टोर करने की अपील करते हैं। इसके बाद इससे पहले एक 10 नवंबर की चैट है 2020 की। इसमें एक न्यूज़ आर्टिकल के बारे में राज कुंद्रा बात कर रहे हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल के मुताबिक पोर्न कंटेंट दिखाए जाने के चलते 7 OTT प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा गया था और इस पर जवाब आता है। सामने वाला राज कुंद्रा को कहता है कि थैंक गॉड यू प्लान बिफोर, इनको नोटिस चला गया, आपने अच्छा हुआ कि पहले से ही बोल्ड कंटेंट हटाने और इन सब की बात की थी और नए ऐप की। तब इसके जवाब में राज कुंद्रा चैट पे कहते हैं कि फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए ज़्यादा बोल्ड कंटेंट को OTT प्लेटफॉर्म से हटा लो, ऑफिस पहुंचकर इस बारे में और बात करते हैं। हॉट शॉट को बनाए रखने का रास्ता अब ढूंढना होगा। हॉट शॉट वही है जिस पे ये सारी अश्लील फिल्में अपलोड की जाती हैं। राज कुंद्रा का एक एम्प्लॉय पूछता है कि मुझे शक है कि ये पुलिस ALT बालाजी का कुछ नुकसान कर पाएंगे, शायद नहीं कर पाएंगे। राज कुंद्रा इसके जवाब में कहते हैं कि ये इतना सीरियस नहीं है, वो सिर्फ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना चाहते हैं, हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है। आगे वो दूसरा शख्स कहता है ज़्यादा बोल्ड कंटेंट हटाने से कोई मदद मिलेगी नहीं। तब राज कुंद्रा कहते हैं तो ऐसे में अगर ज़्यादा बोल्ड कंटेंट हटा भी दी जाए तो ख़ास असर नहीं पड़ेगा। आज के वक्त में मूवी रेवेन्यू रोज़ाना का मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये है, इस पर मैं तुमसे ऑफिस पहुँच बात करूँगा। इसके बाद 30 अक्टूबर की भी एक चैट है। ये चैट बॉली फेम नाम के ग्रुप में की गई। एक नया ग्रुप इन्होंने बनाया था 30 अक्टूबर को और उसी दिन ये ग्रुप क्रिएट किया था राज कुंद्रा और उनके ख़ास लोगों ने। इसमें कहा गया था कि प्लान बी के तहत जब पहले एप्लीकेशन हॉटशॉट को गूगल प्ले बंद कर दिया तो उससे पहले इन लोगों ने बॉली फेम नाम से दूसरा एप्लीकेशन बना लिया। कुछ इसमें ऐसे कंटेंट्स आए थे जिसमें गूगल और बाकी लोगों ने कुछ इसको बैन कर दिया था। तो इन्होंने, जैसे कि कल भी मैंने बताया था और दीपक ने समझाया था, नए नाम से फिर वो वापस उसी में घुस गए और उसी तरह की चीज़ें ये दिखाने लगे। तो ये जो सारी चैट थी ये मुंबई पुलिस के हाथ लगी और इस चैट से ये साबित हो गया कि इस पूरे धंधे के पीछे
राज कुंद्रा शामिल हैं। अब सवाल ये था कि राज कुंद्रा पे हाथ कैसे डाला जाए। एक लड़की का कंप्लेंट शुरू में 4 फरवरी को रेड, इसके बाद कामत की गिरफ्तारी, फिर गहना वशिष्ठ, हालांकि गहना वशिष्ठ लगातार राज कुंद्रा को डिफेंड करती आई हैं। ये सारी चीज़ें जब हो गई और उसके बाद उस एप्लीकेशन के बारे में खंगाले का जो ब्रिटिश कंपनी है जहाँ से ये सारा डाउनलोड अपलोड होता है, तो पता चला कि वहाँ पे इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो कोई और नहीं, राज कुंद्रा की सिस्टर के हस्बैंड है। और इन लोगों ने ही ये मिलकर ये कंपनी चलाई थी। और ये कंपनी यूके बेस्ड प्रोडक्शन हाउस इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें मालूम था कि अडल्ट कंटेंट को लेकर हमारे देश का कानून क्या है और ब्रिटेन का कानून क्या है, तो यहाँ वो मुश्किल में आ सकते हैं। ब्रिटेन से अगर वो इसको सर्कुलेट करते हैं या अपलोड करते हैं तो उनको कोई कानून नहीं पकड़ पाएगा। तो इसलिए राज कुंद्रा ने अपने बहनोई के साथ मिलकर ये प्रोडक्शन हाउस खोला और यहाँ वो फिल्में अश्लील घटिया शूट करते और उसको उसके बाद ब्रिटेन के ज़रिए फिर वो अपने ऐप पर इसको लोड करवाते। कुल मिलाकर एक पूरी पोर्न इंडस्ट्री टाइप से ये चला रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे 2 चीज़ें थी। जब राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने के बाद 19 जून को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया मंगलवार को, तो उनके वकील ने ये कहा था कि इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी या पुलिस हिरासत ज़रूरी नहीं है। आपको ये बताऊं कि राज कुंद्रा फिलहाल 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है। तो वकील ने इसका विरोध किया था। वो उनका ये कहना था कि जो पूरा मामला है इसमें से सिर्फ 2 ऐसे सेक्शन हैं जो नॉन बेलेबल है, मतलब जिसमें ज़मानत नहीं मिलती, बाकी सारे बेलेबल हैं। वो 2 कौन से थे? एक 420 और एक 67A IT एक्ट। 420 क्यों? इसलिए कि जो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस थे जो सामने शुरुआत में जो लड़की आई उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें कहानी कुछ बताई गई, बताया ये गया कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी, लेकिन ये लोग करते ये थे कि एक फ़िल्म के नाम पर कि हम ये OTT पे ले जाएंगे, एक कहानी सुनाई और कहा कि इसमें ये कैरेक्टर हैं। हर एक नया लड़का लड़की स्टार बनना चाहता है, पर्दे पे आना चाहता है, तो उन्हें लगा आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना, OTT प्लेटफॉर्म का, तो वो सुन लेते। तो ये लोग काम करने का इनका मोडस ऑपरेंडी ये था तरीका कि वो एक पूरी कहानी बनाते, एक कहानी लिखते, सुनाते, डायलॉग बताते और उसके बाद एक्टर एक्ट्रेस को हायर करते, कुछ उसमें बीच में ऐसे सीन डालते। आजकल ये भी है कि चलो कुछ छोटे मोटे सीन चलेंगे किसिंग के या करीबी के, लेकिन जब वो लोकेशन पे पहुंचते तो पूरी कहानी पलट जाती, डायलॉग पलट जाते, सीन पलट जाते और फिर उनसे पूरे एक तरह से नंगे होकर सारी चीज़ें करने को कैमरे पे कहा जाता। तो ये 420 हो गया कि आपने कहानी कुछ बताई और शूट कुछ और कर रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं। उसके बाद ये क्या करते थे, दूसरा इनका ये था कि ये लंबे लंबे शूट करते थे। अगर सपोज एक बेडरूम का सीन है एक 2 कपल या लवर के बीच में, तो ये भी पता है कि उनको चलो थोड़ा बहुत ये सीन दिखाएंगे, थोड़ी सी किसिंग दिखाएंगे, थोड़े से गले लगते हुए दिखाएंगे, थोड़े कपड़े कम दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे एंड टाइम पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये कहता है कि एक काम करो, 1 गो में पूरा शॉट ले लो, कब पता नहीं कहाँ क्या एडिट करनी पड़े, थोड़ा सा प्रमोशन भी करेंगे, थोड़ा प्रमोट करेंगे, थोड़ा ट्रेलर टीज़र भी चलेगा। तो ऐसे में करा के वो एक पूरा सीक्वेंस ही शूट कर लेते। लेकिन एक्टर एक्ट्रेस को यही कहते हैं कि हम इसका कुछ हिस्सा करेंगे जो सिर्फ शालीनता के दायरे में होगी, अश्लीलता नहीं होगी, और हॉट सीन के नाम पे वो उसको शूट करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा फ़र्क है, एक हॉट सीन और एक पोर्न सीन, तो ये क्लियर करते नहीं। तो हॉट सीन के नाम पे सारा शूट होता और पोर्न बनाकर उसको फिर क्या करते हैं कि उसके टीज़र और ट्रेलर ये लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट करते हैं कि ये देखिए इस पे पूरा, और इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, और फिर वो पूरा का पूरा उठाकर दिखा देते हैं। अब हीरो हीरोइन को या जो उसमें काम करने वाले को ये पता ही नहीं, उनको ये है कि ये थोड़ा सा हिस्सा आएगा, शूट बेशक पूरा कर लिया हो ताकि बार बार शूट ना करना पड़े, लेकिन वहाँ उनके साथ धोखा होता। और इसी वजह से 420 लगा। दूसरा, आप एडल्ट कंटेंट इस तरीके से शूट करके आप डाल रहे हैं तो उसमें IT का जो सेक्शन है 67A वो लगा। ये दोनों नॉन बेलेबल थे। तो वकील ने ये कहा कि ये दोनों सिर्फ नॉन बेलेबल है, बाकी बेलेबल है, इसलिए इनको आप आज़ाद रह के भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन पुलिस का कहना था, क्राइम ब्रांच का, कि इस मामले में गहराई तक जाने के लिए राज कुंद्रा से गहराई से पूछताछ करनी ज़रूरी है कि इस पूरे धंधे में और कौन कौन लोग शामिल हैं, और इसीलिए 23 जुलाई तक उनको रखा गया। तो ये तो हुआ कि किस तरीके से ये राज खुला। जब वो सारे सबूत मिल गए, व्हाट्सएप चैट मिल गए, कामत का बयान मिल गया, एक्टर एक्ट्रेस के बयान मिल गए, इसके बाद ट्रांजैक्शन की जो बात आई है, पैसे जो दिए गए, एक ऐसा चैट और भी सामने आया जिसमें राज कुंद्रा ये कह रहे हैं कि उनके जो भी एक्टर हैं उनको पेमेंट में कभी डिले मत करो, उनका जो फीस है उनको फ़ौरन दो, वो अपने एम्प्लॉय से कह रहे हैं। तो ये इससे ये भी एक मुंबई क्राइम ब्रांच को ये मिला कि जो लेन देन है फाइनेंशियली उसका लिंक राज कुंद्रा से जुड़ा हुआ है, उनके इशारे पे पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्ट इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों ने राज कुंद्रा के इर्द गिर्द घेराबंदी कस दी। और इसी के बाद 19
जुलाई को क्राइम ब्रांच ऑफिस में उन्हें बुलाया गया, बल्कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में लंबी पूछताछ हुई और उनको सारे एविडेंस दिखाए गए। और उस एविडेंस को देखने के बाद राज कुंद्रा के पास इनकार करने की कोई मतलब सूरत नहीं थी। तो उन्होंने कुछ अपनी दलील में कहा कि ये बेशक मैं सारी चीज़ें मान रहा हूँ, ये चैट भी उन्होंने माना कि मेरे हैं, जो क्राइम ब्रांच सोर्सेज हैं। लेकिन उनका कहना था कि उनके ऊपर ये जो इल्ज़ाम है कि ये पोर्न इंडस्ट्री चला रही है, ये गलत उनका कहना है कि ये एक तरह से सेमी पोर्न कंटेंट है, एक वेब सीरीज़ है। इसमें बाकायदा उनकी जो बार बार दलील है वो ये है कि उन्होंने कहीं पे भी कोई इस तरह की ब्लू फिल्म या इस तरह से कंटेंट नहीं बनाए, बल्कि एक कहानी लेकर चले और उस कहानी के बीच में कैरेक्टर जिस जिस सिचुएशन से गुजर रहा वहाँ कुछ ऐसे ऐसे शूट हुए। और उनकी ये भी दलील थी और उनके वकील की कि लगभग ऐसे ही कंटेंट OTT के अलग अलग नामी जो चैनल हैं उस पर दिखाए जाते हैं, चाहे वो विदेशी सीरीज़ हो या भारतीय सीरीज़ हो, जिसमें बाकायदा उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो, नेटफ्लिक्स हो, चाहे प्राइम हो, चाहे हॉट हो, चाहे MX प्लेयर हो, सोनी लिप हो, तो इन सब का ये था कि इन पर भी बहुत सारे ऐसे सीरीज़ हैं जिसमें इस तरह के सीन आते हैं, लेकिन उनको लेके कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोनों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 23 जुलाई तक राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब यहाँ पे एक सवाल और सबसे बड़ा, राज कुंद्रा 10 से ज़्यादा कंपनी के मालिक हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनमें उनकी पत्नी फिल्म स्टार शिल्पा शेट्टी डायरेक्टर हैं। ये जो कंपनी थी, इस कंपनी में उनके कई अलग अलग कंपनी से नाम है। हालांकि इस फिल्म वाली कंपनी में उन्होंने अपना नाम या अपनी किसी और कंपनी का नाम नहीं रखा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो उनकी कंपनी के नाम पर हैं। तो क्या इसमें कहीं पे शिल्पा शेट्टी का रोल है? क्या उन्हें मालूम था कि उनके पति क्या कर रहे हैं? क्राइम ब्रांच के जो सोर्सेज उनका कहना है कि उन्हें बिल्कुल मालूम है कि शिल्पा शेट्टी की जानकारी में ये सब कुछ है, लेकिन शिल्पा शेट्टी डायरेक्टली इसमें कितना इन्वॉल्व है, फाइनेंशियली कितना इन्वॉल्व है, कंपनी में उनकी इन्वॉल्वमेंट कितना है, कंपनी के कामकाज में उनका कितना दखल है, फ़िलहाल इस बारे में उनकी जांच चल रही है। लेकिन इस वक्त अगर आज की मैं तारीख़ की बात करूं, डेट की, आज 21 जुलाई की, तो 21 जुलाई तक मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के पास ऐसे कोई सबूत नहीं आए जिससे डायरेक्ट लिंक शिल्पा शेट्टी का राज कुंद्रा के साथ इस धंधे से जोड़ा जा सके। क्योंकि जो कंपनी थी, जो ब्रिटेन में इस प्रोडक्शन हाउस है, उस कंपनी से, चाहे जो शूटिंग हो रही हो उससे, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, इन सब से अभी तक शिल्पा शेट्टी के जितने भी स्टार हैं, कंप्लेनेंट हैं, उनमें से किसी ने डायरेक्ट नाम नहीं लिया है कि किसी फिल्म या किसी फिल्म के प्रोजेक्ट या किसी और कहानी कास्टिंग के लिए शिल्पा शेट्टी से उन लोगों की डायरेक्ट बातचीत हुई है। तो अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई है। मतलब इस पूरे धंधे में कम से कम बिज़नेस को लेकर शिल्पा शेट्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया। लेकिन मुंबई पुलिस का मानना है कि ये बिज़नेस जो उनके पति कर रहे हैं, इतने सारे बिज़नेस है, तो ऐसा वो मान ही नहीं सकते कि शिल्पा शेट्टी को नहीं मालूम कि ये जो सारी फिल्में बन रही हैं, अलग अलग एप्लीकेशन पे चल रही हैं, इसको बेचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, इसकी जानकारी शिल्पा शेट्टी को ना हो, ऐसी उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। पुलिस का मानना है कि उनको बिल्कुल मालूम है कि शिल्पा शेट्टी की जानकारी में सब कुछ था। लेकिन हाँ, जानकारी में होना और उस बिज़नेस के साथ जुड़ा रहना, ये दोनों अलग चीज़ें। जानकारी में होने से शिल्पा शेट्टी के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, लेकिन अगर उनका लिंक जुड़ गया किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, किसी एक फिल्म के साथ, तो फिर शिल्पा शेट्टी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में फ़िलहाल ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे शिल्पा शेट्टी का डायरेक्ट लिंक जोड़ रहा हो। तो यानी कि शिल्पा शेट्टी अभी तक राज कुंद्रा के इस खेल में फाइनेंशियली या फिर किसी और अधिकार से शामिल नज़र नहीं आ रही है। एक पत्नी के नाते हो सकता है उन्हें अपने पति के इस बिज़नेस के बारे में जानकारी हो। तो ये थी पूरी कहानी, इनसाइड स्टोरी। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तो एक बार फिर से पूरी क्राइम तक फैमिली को आज ईद की मुबारकबाद। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।